मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा लगातार आपको प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छे विषय पे आपका मैं मार्गदर्शन करने का पूरा भरसक प्रयास करूं और करता ही रहता हूं लगातार। नए-नए टॉपिक्स हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कोई विधान हो, कोई एक्ट के विषय में ऐसा कोई संशोधनात्मक स्थिति उत्पन्न हुई हो, विधि के अनुसार संवैधानिक रूप से कोई ऐसे आर्डर पास हुए हो, कोई नया ऐसा कोई मामला, कोई क्लॉज इत्यादि आया हो, जुड़ा हो, घटा हो, उसके विषय में मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं आपका मार्गदर्शन करूँ, आपका मार्ग प्रशस्त करूँ। मेरे जो भी विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, मेरे पीठासीन ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मेरे जितने भी प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं या मेरे जितने भी साथी के साथ-साथ मेरे जितने पक्षकार, विपक्षकार जो भी वादकारी हैं, उनका भी हित निहित हो और उनका हित सर्वोपरि है। इसी की व्याख्या के अनुसार मैं कोशिश करता हूँ पूरा उनको भी हर विषय के माध्यम से हर नवीन विषय को लेकर के मैं उनके नज़दीक तक जाऊँ और उनसे जुड़ूँ। आज एक ऐसा ही विषय है कि जो पूरा भारतवर्ष में जहाँ मुकदमा अपराध संख्या किसी भी विषय पर जो जहाँ नेचुरलिटी है, जहाँ दर्ज होनी चाहिए, उस थाना हाजा में जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक परेशान होता है और उस पीड़ित पक्षकार की अत्यधिक परेशानी के सापेक्ष ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर तत्काल पंजीकृत होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ना किसी कारण से एफआईआर पंजीकृत नहीं होना, ये उस कंडीशन को दर्शाता है कि जो समाज की व्यवस्था है, जो संरचनात्मक स्थिति में पुलिस व्यवस्था संवैधानिक रूप से प्रदत्त है, कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी है, कमजोरी है, जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, कुठारघात हमले के रूप में प्रश्न खड़ा करती है। एक विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के पास जाता है, वो उस कंडीशन में गया कि जिसमें पुलिस द्वारा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो जब पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस के बाद सीधा व्यक्ति संबंधित पुलिस को दिए हुए आवेदन के सापेक्ष अपनी गुहार मान्य न्यायालय में संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे अन्य कोई भी पीठासीन अधिकारी, कोई भी मजिस्ट्रेट इत्यादि हो, थाने के अकॉर्डिंग उनके यहाँ दाखिल करता है। लेकिन जब उनके यहाँ से भी कोई रेमेडी उसको संतोषजनक नहीं मिल पाती है तो उसके अगेंस्ट वो व्यक्ति मान्य उच्च न्यायालय जाता है। मान्य उच्च न्यायालय जाने के बाद भी जब भी वही कोई रेमेडी उसको नहीं मिल पाई तो वो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली का मार्ग खोजता है, वहां जाता है, वहां रिट फाइल करता है और वहां 2024 में एक एसएलपी फाइल होती है वहां पर और उस एसएलपी फाइल का उसका नंबर है एसएलपी का 3154/2024, जिसका जजमेंट 17 मार्च 2025 को आता है। जो मेरे जितने भी विद्वान जन हैं, मेरे विद्वान पक्षकार विपक्षकार जो भी हैं, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, मेरे जो भी कुलीन मेरे साथी हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि जो एसएलपी के नंबर से भी यदि किसी कोई सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो प्रतिपादित उपरोक्त अमुक मैं जो बता रहा हूं इसे, ये आर्डर अगर जो डाउनलोड करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। लेकिन यदि इस एसएलपी 31/54/2024 के सापेक्ष नहीं आता है तो इसमें जो नाम पार्टी है उस नाम पार्टी के हिसाब से भी सीधा का सीधा गूगल पे जाकर के लिया जा सकता है। उसमें प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स में जो ये निर्णय पारित हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के 2 जजों की खंडपीठ द्वारा, जिसमें सबसे सीनियर और न्यायमूर्ति माननीय विक्रम नाथ ऑनरेबल जस्टिस महोदय के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया आर्डर और इन्होंने प्रतिपादित करते हुए एक इतना अच्छा आर्डर पास किया कि जो इसके क्लॉज को आप लोग देखेंगे तो उसके क्लॉज को जो 120 है उसमें 120 में उन्होंने फर्स्ट में कहा है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने कहा है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कमीशन of a cognoscible offense and no
parliamentary inquiry, primarily inquiry is permissible in such a situation. मीन्स यदि कोई संज्ञेय अपराध के विषय में कोई सूचना थाना हाजा में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अंकित कराई जाती है और उससे अनुरोध किया जाता है, तो उसको ऐसा नहीं कि आप सीधे लेकर के प्रार्थना पत्र को आप रख लेंगे कि पहले हम इसमें प्राइमरी जांच करेंगे, प्राथमिक जांच करेंगे पहले, उसके बाद हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ये प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स में साफ और सुस्पष्ट उल्लिखित किया और उन्होंने साफ ये कहा कि सबसे पहले ये देखना है कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में यदि कोई प्रार्थना पत्र मूव हुआ है तो उसमें कोई प्राइमरी जांच की आवश्यकता नहीं है, सर्वप्रथम पहले एफआईआर पंजीकृत होगी। मेरे जितने भी विद्वान साथी हैं सब लोग समझ गए होंगे इसे। और सेकेंडरी उन्होंने कहा है कि इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस बट इंडिकेट्स द नेसेसरी फॉर एन इंक्वायरी, ए preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognitive offense is disclosed or not। कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। प्रथम दृष्टा एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। पहले एफआईआर दर्ज हो, तत्काल तत्पश्चात कोई भी जांच इत्यादि हो। तो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। निश्चित रूप से मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को, मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को, मेरे जितने भी आदरणीय ऑनरेबल सब जजेस साहबान हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, सबको निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आया होगा कि यदि कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। मेरे जितने भी ऐसे पीठासीन अधिकारी हैं जिनके सामने कुछ इस तरह के संज्ञेय अपराधों में कोई भी प्रार्थना पत्र यदि मूव होता है तो उस पर संज्ञान निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया में जो न्याय की कुर्सी के जो न्याय के देवता हैं, वास्तविक रूप से न्याय की स्थिति में अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए हैं, वो किसी भी आम मजलूम मरहूम किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो पीड़ित और शोषित है समाज के द्वारा और उसका पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस स्थिति पे वो भरसक न्याय वास्ते उसका पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र के सापेक्ष कोई आदेश संबंधित पुलिस ऑफिसर्स को कर सकते हैं, जिसके रूप में निश्चित रूप से एक विश्वास जागृत निश्चित रूप से होगा। इन्हीं कल्पनाओं के साथ, इन्हीं व्यवहारिक नियम और मर्यादाओं के साथ एक नवीन विषय को लेकर के मैं आपके सामने पुनः कल फिर उपस्थित होऊंगा। विषय बहुत अच्छा होगा, निश्चित रूप से शानदार होगा। समय होगा हमारा 5 बजे शाम को। 5 बजे मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए लेता हूँ विदाई। नमस्कार।